नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। 13 जुलाई का दिन है और आज का करंट अफेयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमेशा होता है। बहुत सारी देश विदेश में होने वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स हैं वो सब मैं यहाँ पे संजो के आपके लिए लेकर आया हूँ और देखते हैं कि किस प्रकार से ये जितने भी न्यूज हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि इन जनरल भी आपकी जो अवेयरनेस है उसको एनहांस करने के लिए दे सर्टनली आर गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर आप सब इस सेशन को अपनी लाइव वीडियोस में ऐड करने ताकि बाद में भी जाके आप इसको आराम से एक्सेस कर पाए। एंड जो क्वेश्चन था उसका मैं जवाब जरूर दूंगा, जो लास्ट क्वेश्चन था, बट आकाश देव टेक्स्ट बुक को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको पीडीएफ जरूर मिलता रहे। और आज शाम को मैं फिर से टेलीग्राम के ऊपर लाइव भी आऊंगा, इसी टेलीग्राम के ऊपर मैं लाइव आने वाला हूं। सो मेक श्योर आप उसका भरपूर फायदा जरूर ले। शाम को 8 या 8:30 मैं अपडेट वहां पे कर दूंगा। तो शाम को वी आर गोइंग टू बी लाइव, आई विल बी इंटरेक्टिंग विद यू गाइज वन ऑन वन, जैसे कि लास्ट टाइम भी किया था। तो काफी स्टूडेंट्स के डाउट्स वहां पे क्लियर होते हैं। एक सिंपल सा सवाल था कि नमामि गंगे का मैस्कॉट बताएं क्या है, तो उसका जवाब चाचा चौधरी है। शशांक ने सही जवाब दिया, गिरधारी, अनीता, गुड़िया, ज्योति, मिसल, विशाली, गौरव, अभय, प्रिंस, निकिता, नोटवर्दी, निशांत, जितेंद्र, जूही, परेश, काजल, अनमोल, सृष्टि, पूजा, दीपांकर, आर्यन, अदिति, परसेनजीत, उदय, दिव्यांक, गुडा एंड इताचियोप, सबने सही जवाब दिया है। यहां पे जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते इन जनरल, लेकिन वही डिपेंड करता है कि आप कैसे उनका आंसर देते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे मुझे ये पता चलता है कि आप कितने इन्वॉल्व हो उस सेशन में, वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। शुरू करते हैं बेटे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कल यानी कि 12 जुलाई को क्या था, वर्ल्ड मलाला डे। अब देखिए कल तो बाई चांस जैसे डेली करंट अफेयर नहीं हुआ क्योंकि आपको पता आपका डिफेंस का करंट अफेयर आता है सुबह। तो वर्ल्ड मलाला डे के बारे में कुछ मैं छोटा मोटा आपको बताना चाहूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। मलाला यूसुफजई का आपने नाम सुना होगा, ये एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी। जब भी हम फीमेल्स की राइट्स की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, उसके लिए ये लड़ी है हमेशा। 12 जुलाई को इनका होता है बर्थडे। और 12 जुलाई को एक चीज और इंपॉर्टेंट हुई थी क्योंकि 12 जुलाई 2013 को इन्होंने अपने 16th बर्थडे पे यूनाइटेड नेशन में एक स्पीच दी थी ताकि एक्सेस टू एजुकेशन हो पाए वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर स्पीच थी। तो फिर यूनाइटेड नेशन ने तभी डिसाइड कर लिया कि 12 जुलाई को हम लोग मलाला डे मनाएंगे, ये आप याद रखेगा। सो दैट्स वाई मलाला डे हम लोग कब मनाते हैं, कब ऑब्जर्व करते हैं, 12 जुलाई जो इनका बर्थडे भी होता है। और इसी दिन इन्होंने यूएन में एक बहुत इफेक्टिव स्पीच भी दी थी। एनीवेज, अब इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, बहुत अच्छी बात है। ये नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था हाफ और हाफ किसी भारतीय को मिला था। आप उनका नाम कमेंट करके बताएंगे। ये बेसिकली आपका क्वेश्चन फॉर द डे है कि किसने 2014 का जो शांति पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, जो पीस प्राइज है, उसको शेयर किया था, ये आप बताएंगे इनके साथ। तो आई थिंक इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब आपको ये भी पता चला कि कल यानी कि 12 तारीख को मलाला डे था, क्यों मनाते हैं ये भी आपको पता चला, एक अच्छी जानकारी आपको मिली। शुरू करते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें एक नाम बन चुका है एआई। आई थिंक बच्चा अब एआई का मतलब समझ चुका है क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी से जुड़ी हुई खबर है एक, उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आई एम श्योर आप जब यहाँ पे चेहरा देखते हो तो आपको लगेगा कि ये तो एक लड़की है, ठीक है, ऑफ कोर्स ये लड़की जैसी दिखती है, बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट की गई एक न्यूज एंकर है, या दैट्स अ फैक्ट। तो मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया ने पहली रीजनल जो न्यूज एंकर है लीसा, उसको वेलकम किया है। इसका नाम है लीसा, इसका नाम लीसा रखा गया है। तो याद रखिएगा, उड़िया टीवी जो एक रीजनल न्यूज चैनल है, ऑफ कोर्स उड़िया का न्यूज चैनल है, उड़ीसा का न्यूज चैनल है, उन्होंने लीसा यानी कि इंडिया की पहली रीजनल एआई न्यूज एंकर को अनवील किया है, रिलीज किया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, आप इसको ध्यान से देखें। ये उड़िया टीवी की क्लिप है। दिस इज हाउ शी स्पीक्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे वॉइस आपको नहीं आ रही होगी, बट आई थिंक ये बताने के लिए आपके लिए शायद 4 सेकंड की क्लिप काफी है कि कितनी ज्यादा ये रियलिस्टिक लग रही है। दैट्स अ फैक्ट। तो भारत में नॉर्मली ये एक न्यूज एंकर आई थी जब, तो बहुत ज्यादा हमने देखा था कि भाई हर तरफ धूम मची हुई थी। वी सॉ इंडिया टीवी ग्रुप जो है उन्होंने जो एआई न्यूज एंकर है उसको रिलीज किया था जब। लेकिन यहां पे बात वही आती है
कि वेयर एग्जैक्टली आर वी गोइंग, मतलब कितना ज्यादा अच्छा है, क्या ये जॉब लॉस करवा सकता है, ये सारी चीजें तो देखने लायक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमें एटलीस्ट ये जरूर पता होना चाहिए कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा आइडिया वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। तो आई रियली होप कि आपको यहाँ पे मतलब एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर मिल रही है, बिकॉज अल्टीमेटली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी हैव टू लुक इनटू। आई विल सर्टनली बी टेलिंग यू द नेम डेफिनेटली, लेकिन व्हाट आई वांट इज एटलीस्ट आप खुद से ये जरूर ध्यान में रखें कि मतलब किस तरह से ये जो हम एंकर्स की बात कर रहे हैं, वी आर सर्टनली टॉकिंग अबाउट दीज एंकर्स, कैसे यहाँ पे वी आर सीइंग दैट न्यू वर्ल्ड इज इमर्जिंग, यहाँ पे नई नई जो चीजें हैं वो इमर्ज कर रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज चलो मैं रिवील कर ही देता हूँ, सना इसका नाम है। तो भारत की पहली जो टीवी एंकर थी, जो न्यूज एंकर थी, वो तो सना थी, लेकिन अब रीजनल टीवी के अंदर ये जो आई है न्यूज एंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनका नाम है लीजा। तो सवाल आएगा कि लीजा और सना बहुत न्यूज में थी, तो लीजा और सना क्या है, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। नेक्स्ट वन वी गॉट टू टॉक अबाउट इज जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग होती है। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 279A के तहत हम लोग देखते हैं जीएसटी काउंसिल एग्जिस्ट करती है। अभी 2 दिन पहले इनकी मीटिंग हुई, 50th मीटिंग थी, इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी, और एक बहुत बड़ा झटका दिया इसने, क्योंकि उसके बाद वी कुड सी अ लॉट ऑफ हेडलाइंस वर ऑल ओवर द प्लेस। वो हेडलाइंस किस प्रकार थी उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, बट हमें सबसे पहले एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जैसे ये मीटिंग हुई उसके बाद हमने देखा कि जो ऑनलाइन गेमिंग्स हैं उनके ऊपर 28% जीएसटी लगा। पहले 18% था, 18 से बढ़ाकर कर दिया गया 28। इसके ऊपर मिक्स रिएक्शन आए हैं लोगों के। ये ऑनलाइन गेमिंग क्या हुई, जैसे ये ड्रीम 11 वगैरह आजकल चलता है, ऐसे फैंटेसी गेमिंग वगैरह भी उसी लिस्ट में आती हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आईपीएल होता है, कोई भी गेम जब भी क्रिकेट वगैरह की होती है, तो उस पर अ लॉट ऑफ पीपल डू पुट देयर मनी, एंड कई लोग उसको खो भी देते हैं, सो एडिक्टिव भी होती है। तो एनीवेज यही रीजन है कि सरकार ने क्या किया, पॉपकॉर्न जो आप लेते हो मूवी हॉल में जब जाते हो उसके ऊपर थोड़ा सा कम कर दिया टैक्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन गेमिंग जैसे हॉर्स रेसिंग है, कसिनोज है, ऑनलाइन गेमिंग है, इसमें सब पे 18 से बढ़ाकर 28% टैक्स कर दिया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी पहले इन तीनों चीजों पे 18% लगती थी, अब 28% हो गई है। तो यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो भी ये एप्स वगैरह चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, उन्होंने काफी इस चीज को क्रिटिसाइज किया है कि आप पूरी इंडस्ट्री को खराब कर दोगे। और सबसे क्यूरियस केस यहाँ पे ये है कि अभी मैंने पिछले ही करंट अफेयर में बताया था आपको ड्रीम 11 के बारे में, जिन्होंने जो जर्सी है इंडियन टीम की, वो पूरा का पूरा स्पॉन्सर किया है उसको ना। तो अब ये भी देखना है कि व्हाट एग्जैक्टली लाइज इन द फ्यूचर, बिकॉज 28% के साथ एक प्रॉफिटेबल मॉडल बनाना थोड़ा सा टफ हो सकता है इनके लिए, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या होगा आगे। अच्छा, अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है, एक फेस्टिवल है केर पूजा। केर पूजा फेस्टिवल जो है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। याद रखिएगा, आपको मैंने एक बार बताया था खारची पूजा के बारे में, जो कि त्रिपुरा का है। खारची पूजा के ही 2 हफ्ते बाद ये केर फेस्टिवल मनाया जाता है। बेसिकली जो वास्तु देवता है उनको ऑनर किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने ग्रीटिंग्स दी ऑन द ओकेजन ऑफ केर पूजा, किसको, टू द पीपल ऑफ त्रिपुरा। तो आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो जैसे खारची पूजा है, उसके ही 2 बोथ आर बेसिकली, तो हम गुड टू गो। ये आप थोड़ा सा ध्यान यहां पर रखिएगा। क्लियर है जी इतना? तो वेरी बेसिक पॉइंट दिस इज, मतलब कोई इतना टफ नहीं है यहां पे आपके लिए समझना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बहुत न्यूज में है दैट इज सागर संपर्क। मतलब बहुत सारी हेडलाइंस मैंने देखी, वहां पे सागर संपर्क का मेंशन है जगह जगह, मतलब अलग अलग न्यूज़पेपर्स आप देखोगे सागर संपर्क इज एवरीवेयर। तो क्या है सागर संपर्क? एक अच्छी चीज है, इट इज मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की निशानी है। इट इज मेड इन इंडिया नेविगेशन सिस्टम फॉर शिप्स, जिसको इनॉग्रेट किया गया है। तो याद रखिएगा, पहली बात क्या है, ये शिप्स के लिए नेविगेशन सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है। क्या है सागर संपर्क? क्या है? सिस्टम है नेविगेशन का फॉर शिप। अब हमें इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेनी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो हमने देखा इसका लॉन्च किया गया है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म यहां पर आती है वो क्या है, इट इज इंडिजिनस
डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि DGNSS। ये एक स्पेसिफिक टर्म है सागर संपर्क के लिए जो यूज की गई है, DGNSS, और इसकी फुल फॉर्म क्या है ये मैंने आपको बताया है। और हमने क्या देखा है कि जो भी हमारी रेडियो एड है, मरीन नेविगेशन है, उसको काफी ज्यादा एनहांस किया जाएगा इसके द्वारा। दैट्स अ गुड थिंग। इनफैक्ट इट विल हेल्प मरीनर्स इन सेफ नेविगेशन और रिड्यूस करेगा कोलिजन का रिस्क, ग्राउंडिंग्स का रिस्क, एक्सीडेंट्स का रिस्क पोर्ट या हार्बर एरिया में। और जैसे भी वेसल पोर्ट में एंटर करता है, एग्जिट करता है, उसको सेफ और स्मूथ बनाया जाएगा, उसके प्रोसेस को फास्ट भी किया जाएगा। ये सारी चीजें करने की क्षमता रखता है दिस सागर संपर्क। सो एक्चुअली इज अ वेरी गुड सिस्टम, ये आप याद रखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है, DGNSS क्या है ये आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यही है सागर संपर्क। तो कुछ कुछ जो चीजें हैं हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर कोई भी चीज इतनी न्यूज में आती है तो वी हैव टू हैव अ क्लियर कट आइडिया कि भाई इंडिया में अब ये सिस्टम हमारे पास अपना आ चुका है। क्लियर। मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, एंड दैट इज द शेड्यूल M। शेड्यूल M इज गोइंग टू बी मेड मैंडेटरी फॉर MSME फार्मा फर्म्स एज वेल। MSME क्या होती है? जैसे माइक्रो है, मीडियम है, इवन स्मॉल है। ये जो फार्मा फर्म्स होती हैं इनके लिए भी हमने शेड्यूल M जो है उसको बना दिया मैंडेटरी। बेसिकली इट विल कवर वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे शॉप फ्लोर्स है, क्वालिटी कंट्रोल है, लैब्स है, प्रोडक्शन है, इक्विपमेंट क्लीनिंग है, सारी चीजें हैं। मतलब कुल मिला के ये बात है कि यहाँ पे शेड्यूल M जैसी प्रैक्टिसेस पे लगता है तो हम लोग देखते हैं क्वालिटी इनहांस होती है, ग्लोबल जो रेपुटेशन है वो बहुत इनहांस होगी, ये हमारा मानना है। तो आप ये मान के चले कि स्टार्टिंग में नो डाउट जो इंडस्ट्रीज है वो थोड़ा सा विरोध भी इसका कर रही है कि हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन आप एक चीज नोटिस करना कि अगर एक बार ये पर्टिकुलर चीज लागू हो गई सो इट एक्चुअली इज गोइंग टू बी ग्रेट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। समझ आ गया? तो हमें ये पूरा जो एस्पेक्ट है पता होना चाहिए। ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि उसी के तहत यहां पर ही लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्टेप है जो कि सरकार ने यहां पर लिया है, इस चीज को आप अंडरस्टैंड करिएगा। तो देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे और इसी से पूरी जो क्लैरिटी है वो आपको यहां पर मिलती है। क्योंकि देखो होता क्या है, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो दवाइयां बनाती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, और उससे होता क्या है कि हमारी जो पूरी की पूरी मार्केट है उसकी रेपुटेशन कई बार कम होती है। ये एक थोड़ा सा इशू है। तो याद रखिएगा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 जो है उसके तहत ही आता है। मैं लिख देता हूं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940 जो है उसके तहत आएगा शेड्यूल M, जो कि यहां पे लागू किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, हालांकि आजादी के पहले का एक्ट है लेकिन अभी तक ये बहुत रेलेवेंट है, इसलिए आपको यहां पे पता होना चाहिए। तो ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है मैन्युफैक्चरिंग की उसके साथ ये डील करता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। तो शेड्यूल M जो है MSME पहले नहीं लगता था, अब उनके ऊपर भी लागू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग अहेड, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, एंड दैट इज रिगार्डिंग द एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है, कैसे लागू हुआ, ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि हमारी महारत्ना कंपनी जो कि क्या है ONGC, तो इन्होंने ऑब्टेन की है सर्टिफिकेशन फॉर इट्स एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये इनफैक्ट आप याद रखिएगा ये एक बहुत बड़ी बात है। ONGC इनफैक्ट इज द फर्स्ट वन टू डू दैट, और ये हमें पहले तो पता होना चाहिए। क्लियर है जी? तो सर्टिफिकेशन इन्होंने एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम की जो है ये ले ली है। और एक चीज आप नोटिस करना कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इट विल अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड एड्रेस ब्राइबरी बाय अडॉप्टिंग एंटी ब्राइबरी पॉलिसी, अपॉइंटिंग पर्सन जो विजिलेंस वाले होते हैं, रिस्क असेसमेंट, ये सारी जो चीजें हैं ये कोई भी फर्म कर सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। तो कई बार आपको आ सकता है कि एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम रिसेंटली एक न्यूज में था, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? तो यू विल से इट इज एसोसिएटेड विद द ONGC। इनफैक्ट द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू डू दैट। यहां पे मैं बताता हूं होता क्या है। देखिए जैसे सबसे अच्छी जो चीज है वो ये होती है कि ONGC जो है हम लोग देते हैं एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम जो सर्टिफिकेशन है, ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग क्या देखते हैं यहां पे, जैसे ये एक प्रॉपर फर्म है, वी टॉक अबाउट इंटरसर्ट USA। अब याद रखिएगा
कि ONGC achieved this successfully by implementing ISO 371001 2016 का कोड ये। So एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये ISO का कोड है। यू कैन ऑल्सो हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि ISO जो है 37001 कोड किससे डील करता है? एंटी ब्राइबरी से डील करता है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और आप उसके असेसमेंट के अंदर जब पास होते हो तभी इंटरसर्ट USA जो है आपको ये सर्टिफिकेट देगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रॉपर असेसमेंट की जाती है तब जाके आपको ये मिलता है। तो ये बात आप याद रखेगा कि दे हैव ऑब्टेन्ड दिस सर्टिफिकेशन फॉर एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम इंटरसर्ट USA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार हमें समझ नहीं आता है ये चीज, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ISO 37001 जो कि एंटी ब्राइबरी से रिलेट करता है। मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई। तो इंटरसर्ट USA में बेस्ड है और वही ये सर्टिफिकेशन को दे सकते हैं किसी को भी। तो भारत में ONGC ने इसकी शुरुआत की है। आई एम श्योर बहुत सारी और भी कंपनीज इसके फुटस्टेप्स पे चलेंगी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे एक कंट्री जो कि बहुत ज्यादा समस्या से ग्रसित है एंड दैट इज पेरू। पेरू कई बार न्यूज में रहती है बट इस बार अगेन ये नेगेटिव रीजंस की वजह से न्यूज में है। क्यों न्यूज में है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो याद रखें कि जो पेरू है इसने स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। बेसिकली 90 डेज के लिए इन्होंने कहा है कि वी आर इन द स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट्स हैं जो गुलियन बैरे सिंड्रोम GBS से सफर कर रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं यहाँ पे। अब ये सिम्टम क्या मैं आपको सारा समझाऊंगा। ये रेयर है बट सीरियस ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि हमें देखने को मिलती है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आपकी एक नर्व होती है इस तरह की और जो नर्व होती है उसकी एक कोटिंग होती है जो हम बोलते हैं माइलिन। अगर मान लो माइलिन आपकी डैमेज हो जाती है, नर्व फाइबर एक्सपोज हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारी पेन भी होती है और एट द सेम टाइम नंबनेस फील होती है, बहुत ज्यादा आप नम हो जाते हो, हाथ आपका अच्छे से काम नहीं करेगा, पैर अच्छे से काम नहीं करेगा, बहुत वीकनेस आ जाती है। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो क्या अटैक हो रहा है यहाँ पे? अटैक हो रहा है माइलिन और जैसे ही माइलिन अटैक होगा तो पूरी नर्व जो है वो एक्सपोज होगी होगी। दिस इज अ बेसिक फैक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए हेल्दी माइलिन कुछ इस तरह का दिखता है लेकिन डैमेज माइलिन जो है कुछ इस तरह का दिखता है। ये आप याद रखेगा। तो माइलिन क्या है? एक इंसुलेटिंग लेयर है या शीथ है दैट फॉर्म अराउंड द नर्व इंक्लूडिंग दोज इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ही माइलिन डैमेज हुआ ये इंसुलेटिंग लेयर आपकी डैमेज हो जाती है नर्व की। जैसे तार होती है, तार के ऊपर भी इंसुलेशन होती है, अगर उसको उतार दो तार एक्सपोज होती है। अब आप ये समझो कि ये आखिरकार है क्या? इट इज बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है characterized by what? Uncommon immune system mistakenly attack on your nervous system। अब यहां पे ये वही बात है, रक्षक बना भक्षक। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपका अपना इम्यून सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या कर रहा है? यहां पे अटैक कर रहा है। उस अटैक की वजह से क्या होगा? नर्वस सिस्टम डैमेज होगा और जब नर्वस सिस्टम डैमेज होगा तो वही है माइलिन जो है वो डैमेज हो जाएगा, नर्व एक्सपोज हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यही रीजन है कि 90 दिन का इन्होंने ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर की है पेरू ने, आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पता चला GBS क्या है, गुइलेन बैरे सिंड्रोम क्या है, किस पे अटैक करते हैं आपको पता चला। अब आप एक चीज यहां पे समझना कि इमरजेंसी मेजर जो है वो क्यों लिए गए हैं, क्योंकि प्रोक्योर कर रहे हैं, इस चीज को मंगवा रहे हैं, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन और ह्यूमन एल्बुमिन जो है इसको मना रहे हैं। इसको मंगा के ये इसको यूज करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए। हालांकि इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चले। यहां पे इसकी भी डिग्री ऑफ सिवियरिटी है। हो सकता है किसी को माइल्ड बहुत पेन हो लेकिन कई बार पैरालिसिस भी इसकी वजह से हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। कहां की मैं बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरू जिसकी कैपिटल लीमा में है। एक चीज और आप नोटिस करना, इट इज ट्रिगर्ड बाय वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कई बार हम लोग देखते हैं कि ये जब भी इन्फेक्शन होता है तो बहुत रेयर चांस है लेकिन चांस है कि जो GBS है वो हो सकता है। दिस इज वेरी डेंजरस थिंग। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं बताना चाहूंगा इसके सिम्टम्स क्या हैं। वेरी बेसिक सिम्टम्स ऑफ कोर्स, नमनेस है, टिंगलिंग जैसे होती है, बैक पेन है, मसल में वीकनेस आ जाती है बहुत ज्यादा। ये फीट से स्टार्ट होता है और ऊपर ऊपर मूव करने लगता है। ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है, स्वैलोइंग की हम बात करते हैं डिफिकल्टी हो जाती है, हार्ट रेट जो है उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। सो दीज आर ऑल बेसिक सिम्टम्स। अब आप याद रखो इसका क्योर तो ऐसा सच नहीं है लेकिन ट्रीटमेंट्स हैं जिससे सिवियरिटी इसकी कम की जा सकती है। जैसे प्लाज्मा एक्सचेंज हो गया या फिर इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन हो गया, इनकी जो यूसेज है उससे इसको थोड़ा सा ट्रीट किया जा सकता है। ये यहाँ पे देखा जा रहा है। तो ऑफ कोर्स नाउ द प्रॉब्लम है कि इस कंट्री से जब वो बाहर स्प्रेड करेगा, अगर करेगा
तो एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, दैट्स द मेन थिंग। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं जीबीएस की बात कर रहा हूं। एंड प्लीज ये आप याद रखना, जीबीएस क्या है, गुइलियन बैरे सिंड्रोम, वी हैव टू अंडरस्टैंड, जिसने पेरू को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, ये आप याद रखेंगे। तो काफी चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताई। एनीवेज, आई होप यू हैव गॉट अ क्लियर कट आइडिया। आज मैं 12 बजे आऊंगा लाइव, 12 PM में लाइव आऊंगा इसी चैनल पे, जहां पे हम लोग एनवायरमेंटल ट्रीटीज और कन्वेंशंस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। एक ब्रीफ सेशन होगा जहां पे मैं सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करवाऊंगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर CDS, AFCAT, CAPF या ऑल ऑफ देम, तो आप जोश कोड का इस्तेमाल जरूर करें एंड यू गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट टिल नॉट ओनली एग्जामिनेशन। जैसे आप सबकी तैयारी कर रहे हैं, यू आर गेटिंग 4 मंथ सब्सक्रिप्शन। अगर आप सिर्फ CDS की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन गेट मोर देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन इन दिस रेट। Similarly, you are seeing the prices over here which are actually very much cost effective. अब आपको पता है हर रोज सुबह 6 बजे ये सेशन आता है मेरा, और 12 बजे तो लाइव में आता ही हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं टेलीग्राम पे लाइव आऊंगा शाम को, तो उसको अटेंड करना मत भूलिएगा, बिकॉज वो 1-on-1 इंटरेक्शन बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, आई होप यू हैव गेन्ड इमेंसली फ्रॉम द सेशन। इफ यस, मेक श्योर यू ऐड दिस सेशन इन योर लाइक वीडियोज एज वेल। कमेंट करके ये भी बताया करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कोई इनपुट्स हो, do let me know. Thank you so very much. It was great having this session. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat.